नमस्कार, मैं रविश कुमार। 6 ग्राम चरस को लेकर राष्ट्रीय बहस का स्वांग रचने वाले संसार को इसकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए कि इस देश में ड्रग्स का जाल किस तरह फैलता जा रहा है। इस समस्या से अनजान बने रहने की जगह नजर उठाकर देखिए कि ड्रग्स की पहुंच कितनी बढ़ गई है। टीवी में ड्रग्स के संबंध में बहस महाराष्ट्र को लेकर है, जो अब ना जाने कितने और मुद्दों में उलझती चली गई है, लेकिन ड्रग्स से जुड़ी खबरें किसी और राज्य में जगह बना रही हैं। यह आज का संदेश अखबार है 11 नवंबर का। इसकी हेडलाइन है ड्रग्स की राजधानी गुजरात। एक और अखबार गुजरात समाचार के चौथे पन्ने पर खबर छपी है कि पिछले 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ गुजरात से। एक राज्य में 5 महीने से 24,800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। क्या यह किसी भयानक खतरे का संकेत नहीं है? संदेश अखबार गुजरात को ड्रग्स कैपिटल लिख रहा है। इस तरह की अन्य खबरों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स आने का जिक्र मिलता है और यहां के नागरिकों के पकड़े जाने की भी खबरें हैं। अगर हमारी सीमाएं इतनी चाक चौबंद हैं, तब फिर 24,000 करोड़ का ड्रग्स कैसे एक राज्य में प्रवेश कर रहा है? भारत में कौन लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं और इस दौर में पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी का जोखिम उठा रहे हैं? जोखिम है या उनके लिए खेल सा है? गुजरात कांग्रेस ने मांग की है कि जो भी इस नेटवर्क से जुड़ा है उसका पता लगाया जाना चाहिए। यह तो वो संख्या है जो पकड़ी गई है, जो नहीं पकड़ी गई है उसके बारे में हम जानते तक नहीं। बुधवार को द्वारका में 350 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। कल की बात है। हाल ही में मुंद्रा पोर्ट में 20,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। 19 सितंबर को पोरबंदर से 35 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी इब्राहिम ईरानी है। उसने पुलिस को बताया है कि पिछले 1.5 साल में 1,000 किलो से अधिक हेरोइन इस देश में आई है। 2019 में 218 करोड़ की हेरोइन के साथ पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया था। क्या गुजरात ड्रग्स कैपिटल बनता जा रहा है? हजारों करोड़ का ड्रग्स, वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मंगाने की क्षमता, कुव्वत सामान्य अपराधी की नहीं हो सकती है। क्या कभी इस नेटवर्क के पीछे के लोगों तक पहुंचा जा सकता है या छोटे अपराधी ही पकड़े जाते रहेंगे? गुजरात के अखबारों में एक और खबर छपी है। पिछले 55 दिनों में राज्य में 5,756 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद करने के लिए गुजरात पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि 55 दिनों में 245 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। पिछले 2 महीनों में 90 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2020 की राष्ट्रीय अपराध शाखा की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के बीच भी गुजरात में ड्रग्स से संबंधित 308 मामले दर्ज हुए हैं। उसके 1 साल पहले 289 मामले दर्ज हुए थे। 2016 में जब नोटबंदी हुई, तब परेशान जनता यह पूछने लगी कि नोटबंदी हुई क्यों। हर दिन सरकार इसके मकसद की सूची लंबी करती जाती थी कि इन कामों के लिए हुई है और नोटबंदी से ये समाप्त हो गया है। नोटबंदी से काला धन भी खत्म हो रहा है, तो कभी आतंकवाद खत्म हो रहा था। हर समस्या का एकमात्र समाधान नोटबंदी, जैसे बाबा जी की बूटी। उन दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से ड्रग माफिया खत्म हो जाएगा, लेकिन गुजरात में ही अगर 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, तो सोचिए कहां खत्म हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से नोटबंदी करने की जरूरत पड़ने वाली है ताकि जो ड्रग्स माफिया उभर आए हैं उन्हें खत्म किया जा सके? मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है? इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देश में। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाई, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट
आतंकवाद, ड्रग माफिया ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाई। फ्लैशबैक में चीजों को देखा कीजिए। उस समय जो दावे आपको सुनहरे लगते थे, उनकी चमक आपको दिखाई देगी, याद आएगा। इससे आपको अपनी बुद्धि की क्षमता पर गर्व भी होगा। रिवाइंड में दोबारा से कि आपने इन बातों पर यकीन किया कि नोटबंदी से ड्रग माफिया खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग का एक डेटा देता हूं। 2019 के चुनावों के दौरान 1279 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। इसका 40% यानी 524 करोड़ का ड्रग्स गुजरात से बरामद हुआ। ज्यादातर ड्रग्स गुजरात और दिल्ली से ही मिला। गुजरात ड्रग के कारोबार का सेंटर है या राजमार्ग है। इससे पहले कि ड्रग्स का नेटवर्क वहां के सिस्टम में अपनी जगह बना ले, सरकार को इसे लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। कम से कम पंजाब के अनुभवों से सीखने की जरूरत है और डरने की भी। यह खबर 10 नवंबर की है। पंजाब के मोगा जिले में एसपी सुरेंद्रजीत सिंह मान ने 2 थानेदारों अंग्रेज सिंह और गुरमेज सिंह को बर्खास्त कर दिया। इन पर नशा तस्करों की मदद का आरोप है। नशा तस्कर स्कूल के बच्चों को अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे को नशे की लत लगवाई जाती है, फिर उसी से इसे बेचने का काम कराया जाता है। इस बच्चे की नशा करते हुए तस्वीर ले ली गई और ब्लैकमेल किया जाने लगा। इसी ने बताया कि ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीर पुलिस वाले ने ली है। बच्चा नाबालिग है, इसलिए हम नाम और उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है इस बार भी ड्रग्स एक मुद्दा रहेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी के विधायक थे। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। आज ईडी ने 2015 के ड्रग्स के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या पुलिस, क्या नेता, पंजाब में अगर सही से जांच हो जाए तो शायद ही किसी तबके का कोई बचेगा। क्या इस तरह की जांच गुजरात में हो रही है, जहां आए दिन 300 करोड़ 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं? क्या इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं? पंजाब में ड्रग्स आज भी बड़ी समस्या है। इसे खत्म करने के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन ड्रग्स पकड़े जाने के उसके तमाम दावों के बाद भी ड्रग्स की सच्चाई यथावत बनी हुई है। इन मामलों को समझने वाले की बात में दम भी है कि ड्रग्स का पकड़ा जाना अलग है। एक स्तर पर अच्छा लग सकता है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 2019 में एनडीपीएस के तहत 11,536 मामले दर्ज हुए, जो 2020 में घटकर 6,909 हो गए। करीब 7,000 मामलों की यह संख्या कहीं से भी राज्य सरकार की कामयाबी की तस्वीर नहीं है। घटकर भी यह भयानक के स्तर पर है। पूरी तरह से पंजाब सरकार इसमें फेल रही है। पंजाब में ड्रग्स का कारोबार पुलिस के नेटवर्क में भी घुसा हुआ है। कई पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। ठीक इसी तरह से जैसे बिहार में शराब के अवैध कारोबार का नेटवर्क पुलिस में घुस गया है। 18 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बड़ी सुनवाई हो सकती है। एसआईटी रिपोर्ट है पंजाब सरकार की। इसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दिया गया है। क्या है किसी को पता नहीं। पूर्व आईपीएस अधिकारी शशिकांत ने 2013 में जनहित याचिका दायर की थी। नौकरी में रहते हुए ही शशिकांत ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। इसकी सजा भी मिली उन्हें, तबादले के रूप में तो कभी सुरक्षा हटा ली गई। शशिकांत का एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, किसी के पास भी नहीं होगा, पंजाब सरकार के पास भी नहीं है कि ड्रग्स से कितने युवाओं की मौत हुई, कितने लोगों ने इसके लिए संपत्तियां बेची हैं। इस मामले में 40 बार सुनवाई हो चुकी है करीब करीब, और होती ही जा रही है। देखिए, इन्वॉल्वमेंट में इसमें जो है यहाँ पे इस
हमाम में तो सब वैसे ही हैं। पॉलिटिकल संरक्षण भी है इसको काफी लोगों से, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनको उसको संरक्षण देते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इसको देख करके आंख बंद कर लेती हैं, कहीं रेड हुआ कह दिया यहां कुछ नहीं मिला। समाज के कुछ और संस्थाएं हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, उनके भी यही है। बेसिकली ड्रग मनी जो है वो लगातार हर तरीके से एक पूरे समाज को अपंग कर रही है। तो कोर्ट के सामने मेरी एक ही मांग है, ये जो मैं जिस कोर्ट में गया हूं ये हमारा माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जिसका की जुरिस्डिक्शन जो है पंजाब है, हरियाणा है और यूटी चंडीगढ़ है। उससे मेरी मांग यही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली स्टेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनके ऊपर भी जोर पड़ता है। इसलिए अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज, और मैं बताऊं आपको जो केस चल रहा है इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की पुलिस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सीबीआई, एक्सटर्नल अफेयर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, विदेश मंत्रालय, सारे को सम्मन गए हुए हैं, सारे को नोटिस गए हुए हैं, सब कोर्ट में जाकर के वहां पे हाजिरी देते हैं। मेरी डिमांड एक यही है कि ये जो एक नेक्सस है, इन सब के तार एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूटी चंडीगढ़ है। उसके बाद मैं मांग करूंगा पूरे देश के लिए एक पूरी ऐसी कंसोलिडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आप इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश की जितनी भी सुरक्षा संस्थान है उनको लेकर के इसको एक लिस्ट कंबाइन करें, और उसमें एक जैसे कि रेड होता है, सीबीआई रेड होता है, इनकम टैक्स रेड होता है, दूसरे रेड होते हैं, कि पूरे इलाके में जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है उसमें एक साथ उसमें खेप मारी। और इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा, इस संबंध में मैंने जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है उनको भी मैंने अप्रोच किया है। इसमें मैंने एक लेटर पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी डाला था, तो उम्मीद है, आशा करता हूं कि वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि जब तक एक पूरा एक सेंट्रल पॉइंट से जब तक पूरा कार्यवाही नहीं होगी काम नहीं बनेगा। हमारी जो ड्रग पॉलिसी है उसमें भी इतने लूप होल्स हैं, जैसे कि एक छन्ना होता है जिसमें कि छाना जाता है, उस प्रकार से इतने लूप होल्स हैं। उसमें एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं है, उसमें होम मिनिस्ट्री भी है, रेवेन्यू भी है, हेल्थ भी है, सारे डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो इसमें एक तो मेरी डिमांड है कि नेशनल ड्रग पॉलिसी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, और दूसरी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की हैं चाहे सेंट्रल की एजेंसीज हैं, वो सब मिलकर के एक इकट्ठी लिस्ट बनाएं। ये सब हमारे ड्रग बैरन्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, जिन्होंने कि हमारे समाज को खराब कर दिया, जिनके हाथ में लाखों यूथ का और लाखों इंसानों का खून जिन पे चढ़ा हुआ है, उनके हाथों पे लगा हुआ है। इन सब के ऊपर एक बार एक मुश्त अटैक करके इसको जितना भी खत्म हो सकता है करिए। पूरा तो खत्म नहीं होगा, इसे लगातार प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि तो वैसा है जैसे कि एक राक्षस मरा तो उससे खून से जितने रक्त बीज जिसे कहते थे उस इतने ही और खड़े हो जाते हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलना आएगा। पर एक बार तो अटैक हो ताकि उनको पता तो लगे कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है, दे आर सीरियस अबाउट इट। इस केस में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन भी पार्टी है। जैसे आप मानकर चल रहे थे कि ड्रग्स के मामले में पंजाब नंबर 1 होगा, उसी तरह हम भी मानकर चल रहे थे। अभी लग ही रहा था कि गुजरात शायद पंजाब को पीछे छोड़ रहा है। तभी पिछले साल का एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़े पर नजर पड़ी। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम दिखा। 2020 में भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे अधिक मामले यूपी में दर्ज हुए हैं। इनकी संख्या 10,852 है। इसी साल की यह खबर है, सितंबर महीने की। यूपी नेपाल सीमा पर 686 करोड़ की नशीली दवाएं पकड़ी गईं। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी। इनके पास से 25 लाख इंजेक्शन और 31 लाख टैबलेट मिली। अखबार ने लिखा है कि मुख्य आरोपी गोविंद गुप्ता भाग गया, लेकिन रमेश गुप्ता पकड़ा गया। यह खबर भी इसी साल अगस्त की है। दूसरी वाली, बरेली जिले से एक गांव का प्रधान है 20 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। इस खबर में पत्रिका ने लिखा है कि एनसीआर और पश्चिमी यूपी में ड्रग्स सप्लायर के यहां पुलिस संरक्षण में ट्रकों से उतरी थी खेप। मई 2019 में दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 400 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। भांग वगैरह थी, इसलिए इनकी कीमत 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही थी। ये आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि देश में ड्रग्स का कारोबार फैलता जा रहा है, बल्कि यह बड़ा अपराध बन चुका है। तमिलनाडु और केरल में भी 5-5 हजार के करीब मामले दर्ज हुए हैं।
यह तो आज की घटना है। तेलंगाना के मलकाजगिरी एक्साइज पुलिस ने 462 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। यहां से 3,000 रुपया किलो खरीद कर मुंबई में 15,000 किलो बिक रहा है। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए, इस्माइल, फरीद, सचिन, बसव राजू। इन लोगों को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का कोई टेंशन नहीं है। आराम से ये मिलजुल कर कथित रूप से गांजा बेचने के कारोबार में मस्त हैं, इन्वॉल्व है। एक चीज और नोट कीजिए, आमतौर पर गांजा या किसी भी ड्रग्स के साथ छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं। इनके पीछे के बड़े खरीदार पकड़ में नहीं आते। बिना किसी नेटवर्क के इतनी महंगी चीज का कारोबार हो ही नहीं सकता है। गांजा, हशीश, हेरोइन, चरस, कोकेन, कई तरह के ड्रग्स होते हैं। जब हम गिरफ्तारी के आंकड़ों को देखते हैं तो देखना चाहिए कि किस तरह के ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी हो रही है। विधि लॉ सेंटर की नेहा इस बात को लेकर सतर्क करना चाहती हैं कि ड्रग्स बरामद हुआ और गिरफ्तारी हुई, दोनों के भीतर बहुत सी बातें छिपी रहती हैं। उनकी परतों को हटाकर देखने की जरूरत है। किन चीजों की बरामदगी के नाम पर गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तबके के लोगों की हुई हैं। नेहा ने महाराष्ट्र का अध्ययन किया है, एफआईआर पढ़ी है। 2014 से लेकर 2018 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारियों का अध्ययन किया है। ज्यादातर गिरफ्तारियां गांजे को लेकर हुई हैं, मतलब गरीब लोग चपेट में आए। समाज में धार्मिक और अन्य कारणों से गांजा पीने का चलन भी रहा है, लेकिन ड्रग्स के ब्रैकेट में गांजे की बरामदगी और गिरफ्तारी को दिखाकर कई बार पुलिस अपनी वाहवाही करा लेती है। उसे समझने की जरूरत है। अगर यूपी में एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, तो देखना चाहिए कि ज्यादातर गिरफ्तारियां कहीं गांजे को लेकर तो नहीं हुई हैं। एनडीपीएस एक्ट के अंडर सेंट्रल एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। वो नेशनल एजेंसी है और उनका काम है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, स्टेट पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन, इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकना, ड्रग कंजम्पशन को कंट्रोल करना, इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना। तो ये तो सेंट्रल एजेंसी का काम है, पर इसके अलावा बहुत सारी और भी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली स्टेट पुलिस है, जिनका काम स्टेट पुलिसिंग है। उसमें एनडीपीएस भी आ जाता है, ड्रग्स इशू भी आ जाता है, वो तो उनका चलता ही रहता है पुलिस का इशू। उसके अलावा डीआरआई है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिनका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना स्मगलिंग के लिए। तो अगर ड्रग स्मगल हो रहे हैं तो वो डीआरआई के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। कोस्ट गार्ड है, अगर वो उस रूट से आ रहा है तो वो कोस्ट गार्ड के अंडर आ जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जब ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे होते हैं तो वो बीएसएफ की कंट्रोल में आ जाता है। एक्साइज एक एजेंसी है जिसके अंडर कभी ड्रग्स का इशू आ जाता है। तो ये सारी एजेंसीज किसी न किसी तरह एनडीपीएस के में रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे क्या इशू होता है कि जब बड़ा हॉल होता है 750 किलो, 800 किलो, 1000 किलो का गांजा या हेरोइन या जो भी, तो ये सब लोग अपनी अपनी वाहवाही में लग जाते हैं कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आ जाए। और अगर उनके ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है तो ये आपस में ना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना कोऑर्डिनेट करते हैं, ना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि अब इनको अपनी ही शाबाशी चाहिए। तो ये डिफरेंट एजेंसीज में क्या होता है कि ये एक तो इनकी इंटर फाइटिंग में ही स्मगलर्स तो निकल जाते हैं, ये अपने एक केस 2 केस को दिखाने में ही लगे रह जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, इतनी सारी एजेंसीज होना और इतना कंपटीशन होना। तो ये एनडीपीएस एक्ट को, स्मगलिंग को, ये किसी को भी हेल्प नहीं कर रहा है, इतनी सारी एजेंसीज होना। अलग अलग एजेंसियां ड्रग्स पकड़ती रहती हैं। कभी आप सुनेंगे पुलिस ने पकड़ा, कभी एक्साइज पुलिस ने, कभी सीमा सुरक्षा बलों ने, कभी एनसीबी ने, कभी डीआरआई ने। कई तरह की एजेंसियों के होने से क्या ड्रग्स के कारोबार का पर्दाफाश ठीक तरीके से हो रहा है, या इनके नाम पर, इन एजेंसियों के नाम पर कारोबार पर पर्दा ही डाला जा रहा है? तमिलनाडु और केरला की बात की थी कि वहाँ पे 5000 केसेस एनडीपीएस के आए हैं अरेस्ट्स के, पर उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखेंगे कि तमिलनाडु में 4000 केसेस पर्सनल कंजम्पशन के हैं 5000 में से, और केरला में 4500 केसेस पर्सनल कंजम्पशन के हैं 5000 में से। तो ट्रैफिकिंग के केसेस तो मुश्किल से 500-1000 ही आ रहे हैं, बाकी सारे केसेस कंजम्पशन के हैं। हमने ऐसी रिसर्च बॉम्बे के लिए की थी कि हमने देखा कि 2014 से 2018 के बीच में महाराष्ट्र में 14,000-15,000 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों, किस चीज़ के लिए रजिस्टर हो रहे हैं। तो हमने देखा कि एक तो सारे केसेस बॉम्बे से आ रहे हैं,
उसमें से 97 से 99% केसेस जो थे वो सारे पर्सनल कंजम्पशन के थे, ट्रैफिकिंग के नहीं थे। और पर्सनल कंजम्पशन में भी ये केसेस गांजे की कंजम्पशन के थे, जिसमें पुलिस सुबह लोगों को अरेस्ट करती थी, फिर उनको वो कोर्ट के पास लेके जाती थी सीधा, और वहाँ पे वो गिल्टी प्लीड करते थे और वहीं के वहीं उनकी कन्विक्शन हो जाती थी। तो यहाँ पर ये नंबर्स तो बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, पर ये सारे के सारे एक पर्सनल कंजम्पशन के हैं जहाँ पे कोई रिकवरी हो ही नहीं रही है। दूसरा, ये सारे जो लोग थे वो लेबर क्लास के थे, रिक्शा पुलर्स, ऑफिस बॉयज एक्सेट्रा। ये लोग सड़क पे गांजा पीते हुए पुलिस को मिलते थे, पुलिस इनको अरेस्ट करती थी, और क्योंकि इनको अपने लीगल राइट्स का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे इनको डायरेक्टली गिल्टी प्लीड करवा के कन्विक्ट कर दिया जाता था। तो ये किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग आ रहे हैं, एक तो ये पूछना जरूरी है। ये सारे के सारे गरीब लोग हैं जिनको कुछ अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं है। अगर कभी कोई अमीर आदमी पकड़ा जाता है, जो हमने देखा पिछले इतने महीनों से, इतने हफ्तों से जो चल रहा है, वो एक नेशनल इशू बन जाता है। पर जब गरीब इंसान इसमें फंसता है तो वहां पे कोई पूछता नहीं है। दूसरा, रिकवरी में और अरेस्ट में कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत सामने से की बात है, क्योंकि जहां पर जैसे एनसीबी पटना ने 2019 मार्च में 750 किलो गांजा पकड़ा था, वहां पे अरेस्ट हुए थे सिर्फ 2 लोग। तो यहाँ पे 750 किलो गांजे में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। बॉम्बे में 15,000 हर साल केसेस आ रहे हैं, पर उसमें कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है। तो ये जो इशू है, ये एक्चुअली इंटरनल पुलिसिंग का इशू है, ये ड्रग्स का इशू तो है ही नहीं। नंबर्स आपको ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सिमिलरली अभी आप कह रहे हैं कि यूपी में 10,000 11,000 केसेस हर साल आ रहे हैं, पर ये इससे हमें ये नहीं पता एक तो कि ये केसेस क्या कंजम्पशन बढ़ रही है यूपी में, क्या नशा की प्रॉब्लम सडनली बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हो भी गई है तो किस चीज के नशे की हो रही है, वो गांजे की नशा है या किसी और का नशा है। बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। पुनर्वास केंद्रों पर तो बात ही नहीं हुई, उनकी क्या हालत है। हम सभी चीजों पर बात करने के लिए ना तो सक्षम है ना संसाधन है। महिलाओं के पुनर्वास केंद्र कैसे हैं कोई नहीं जानता। टीवी पर डिबेट से हज हज हंगामा होता है, बातों का कुछ पता नहीं चलता। अगली खबर भोपाल से है, जहां 24 अक्टूबर को निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और उनकी टीम पर वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान हमला हुआ। प्रकाश झा ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने खुद कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया, जिसमें हमले का आरोप बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले पर भी लगा। हैरत की बात यह है कि सुडेले भोपाल में 2011 में हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। इस समय जमानत पर है बाहर, सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के साथ नजर भी आता है, और इस हमले के बाद भी पुलिस ने उसकी जमानत रद्द कराने को लेकर कोई पहल नहीं की है। 24 अक्टूबर भोपाल में वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। उसके नेता कैमरे के सामने ताल ठोकते दिखे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह खाना खड़ा है, बॉबी देओल को ढूंढ रहे। ये शख्स हैं बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले। आश्रम के सेट पर हमले के बाद पुलिस ने सुशील सुडेले सहित 6 लोगों के खिलाफ खुद से मामला दर्ज किया। उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। सुडेले जमानत पर रिहा है। हमसे भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में मिले, थोड़ा परेशान दिखे। पुलिस का कहना है कि उनका दोष नहीं है, क्योंकि आश्रम की टीम कथित तौर पर शिकायत दर्ज कराने की इच्छुक नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने हल्की धाराओं में सुशील सुडेले और उसके साथियों के खिलाफ, जिन्होंने सेट पर हमला किया था, मामला दर्ज किया। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोर्ट से गिरफ्तारी के फौरन बाद, यानी अगले दिन ही जमानत मिल गई। क्यों करी थी हमारी जिंदगी बर्बाद। लेकिन सुडेले का हिंसक अतीत है। उन्हें एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, भोपाल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी भागचंद की। 2011 की इस क्लिप में, जिसे भागचंद ने रिकॉर्ड किया था, सुडेले उनसे पैसे मांगते देखे जा सकते हैं।
इस वसूली के खिलाफ वीडियो क्लिप के साथ भागचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुडेले के साथियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिसकी वजह से भागचंद की मौत हो गई। इस अपराध के लिए सुडेले को 14 साल के कैद की सजा हुई। 2015 में उसे जमानत मिल गई। कानून के जानकारों का कहना है कि प्रकाश झा पर हमले के फौरन बाद पुलिस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, ताकि सुशील सुडेले की जमानत जो उन्हें मर्डर केस में मिली थी वो रद्द हो सके। सारी बात इस मामले में हमने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो सवाल अनसुना करने लगे। दोबारा हमने सवाल दोहराया तो बस कैमरे को देखकर चले गए। ये बजरंग दल वाले सुनील तो जमानत हत्या के मामले में बाहर हैं, तो आपको लगता नहीं धमकी देते हुए उनकी जमानत रद्द होना चाहिए? पुलिस शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है। उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, एएसआई के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। चंदला विधायक सर, ये सवाल बजरंग दल वाला चंदला विधायक सुडेले भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही बैठते हैं। कई बार भागचंद मर्डर केस पर सवाल करने के बावजूद वो बात आश्रम हमले की ही करते रहे। तो जिस तरह का आरोप आप पर खास तौर पे लगा है कि आप तो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हैं, जमानत पर बाहर हैं और इस तरह से जाके धमकी दे रहे हैं, इस पर आप क्या उत्तर देना? देखिए, हमने जाकर के किसी प्रकार की कोई धमकी वहाँ पर सेट पर प्रकाश झा साहब को किसी को कोई धमकी नहीं दी। हमने पहले कहा कि हमारा विरोध था, विरोध करने का तरीका भी सांकेतिक था, लेकिन जाकर के वहाँ पर ही उधर के ही उपद्रवियों द्वारा, यहाँ के भोपाल के कुछ लोकल के बाउंसर थे, क्योंकि कुछ अब दूसरे उसके समाज के भी थे, उन्होंने जाकर के सीधे हमले करने का प्रयास किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, तब जाके ये घटना हुई है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि आपकी जमानत रद्द की जाए और आपको वापस जेल में रखा जाए। देखिए, मेरी जमानत हुई है, बस सत्य है, लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का कोई पथराव, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी एक वीडियो फुटेज में दिखा दे कि मेरे द्वारा कोई सीधी कोई घटना, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं। इसको पहले मामले में जो मर्डर चार्जेस में आप कन्विक्ट हैं भागचंद जी के, उस पर लेकर खत लिखा है कि आपकी जमानत रद्द होनी चाहिए और आपको, क्योंकि आप बाहर आके इस तरह के उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त हैं। जी। विश्व हिंदू परिषद भी शायद सुडेले की जमानत को उनकी बेगुनाही मान रहा है। अभी वो जमानत पर हैं और वो धर्म की रक्षा का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है अपने धर्म का आचरण करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हर एक नागरिक को अधिकार है। कांग्रेस का आरोप है कि सुडेले अपने राजनीतिक रसूख की वजह से बचे हुए हैं। सुडेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में काफी सहज भी हैं। सुशील सुडेले जहाँ साहब पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उसकी तरफदारी गृह मंत्री से लेकर सब करते हैं, जो कि एक मर्डर कन्विक्ट है और अभी बेल पे बाहर है। हम भागचंद के घर भी पहुंचे, जिनकी हत्या के मामले में सुडेले और उसके साथियों को सजा हुई थी। उनके 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। पत्नी कहती है कहीं से कोई मदद नहीं मिली, अब इतनी आर्थिक ताकत नहीं बची कि केस लड़ सके। मांग होती थी 1500 रुपए रोज से। ये कौन मांगता था? पुलिस वाले के लोग। वो 1500 रुपए महीने के लेते थे। हाँ, मतलब वो बोलते थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर को पालूंगा कि मैं किसको पालूंगा, तो इस चक्कर में कि कहीं पीछे से आके मार दिया था उन लोगों ने। मध्य प्रदेश सरकार इस बात से बिल्कुल इनकार कर सकती है कि वो हमलावरों का पक्ष ले रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि आखिर क्यों वो हत्या के एक दोषी के जमानत को रद्द करवाने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची, जो खुले तौर पर हिंसक हमलों को अंजाम दे रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बहुत जरूरी है कि भारत में अब पुलिस की जगह राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पुलिस बना दी जाए। हमने एक कार्यक्रम में विस्तार से दिखाया भी था कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पुलिस कैसी हो जाए। कार्यकर्ता पुलिस बना देने से राजनीतिक संबंध रखने वाले पुलिस में रहेंगे, ताकि राजनीतिक संबंध रखने वालों को पुलिस से भागने की जरूरत ना हो और वही पुलिस बन जाए। लेकिन इसी सिस्टम में कुछ लोग गिनती के जो अपना काम कर जाते हैं, हैरान कर जाते हैं कि उनके भीतर
काम करने का शानदार जज्बा बचा हुआ है। देखिए, तमिलनाडु की इंस्पेक्टर राजेश्वरी ने एक बेहोश व्यक्ति को अपने कंधे पर ही उठा लिया ऑटो रिक्शा में डालने के लिए, ताकि जल्दी से इसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस तरह के जज्बे वाले अफसरों से पुलिस की साख कितनी ऊंची हो जाती है। फिर भी पुलिस इस तरह के काम के लिए कम जानी जाती है और कम करती है। राजनीतिक अपराधियों को बचाने के लिए ज्यादा काम करती है। ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र राज्य परिवहन यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की पिछले 14 दिनों से हड़ताल चल रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके कॉरपोरेशन को सरकार में समाहित किया जाए। 14 दिनों से राज्य की 14,000 से भी ज्यादा एसटी बसें सड़क पर नहीं निकली हैं और 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरी स्थिति है। मामला हाईकोर्ट में भी है और कोर्ट ने सरकार से रास्ता निकालने के लिए कहा है। कर्मचारी सरकार में विलीनीकरण से कम पर मानने को तैयार नहीं है। राज्य भर से गांव-गांव से चलकर सभी एसटी कर्मचारी यहां मुंबई में आए हुए हैं। आजाद मैदान में यहां बैठे हुए हैं और अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए यहां पर बीजेपी के नेता हैं गोपीचंद पडलकर। और जो जानकारी मिल रही है कि पूरे राज्य भर में जो 14,000 एसटी बसें हैं वो पूरी की पूरी बंद हैं, ठप हैं सब कुछ। लगभग 1 लाख के करीब कर्मचारी हैं, वो काम पर नहीं आ रहे, पूरे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एसटी कर्मचारियों की ये हड़ताल है, इसमें आप चूंकि यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप इसमें किस तरह से जुड़े हैं, कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है? अभी तक इनका नेतृत्व यूनियन वाले कर रहे थे, लेकिन यूनियन वाले और सरकार मिलके इनके ऊपर अन्याय कर रहे थे। अभी इसकी ये सब लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, तो अभी ये सब लोग अभी यूनियन से बाहर पड़े हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हमारा शासन में अगर विलीनीकरण नहीं होगा, तब से इससे भी ज्यादा हम उपोषण के वास्ते बैठने के वास्ते तैयार है। शासन में विलीनीकरण 101% होना ही होना है। अब आगे कैसा होगा? सरकार ने तो कह दिया कि आप लोग तो पूरी राजनीति ला रहे हैं आंदोलन में, और जो इनके कृति समिति के हैं उसके ये लोग मान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे समाधान कैसे निकलेगा? सरकार की ओर से अच्छी तरह से बहस होनी चाहिए, इनके साथ चर्चा होनी चाहिए। कल जब परिवहन मंत्री महोदय ने इन लोगों को चर्चा के लिए बुलाया और उधर जाते समय वो बोले कि मैं कर्मचारियों के साथ बात करने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, तो फिर कौन करेगा बात? सदा बाबू खुद हैं हमारे साथ, आपसे भी बात कर लेते हैं कि बात समाधान की हो रही है और सरकार जो है लगभग 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है। मुझे यह लग रहा है कि उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो कर्मचारी इधर बैठा है ये तो महाराष्ट्र का मराठी आदमी है। आप बोलते थे कि महाराष्ट्र का मराठी आदमी को, मजदूरों को काम मिलना चाहिए, और अभी तो मराठी लोगों को आप हटा रहे हैं, ये कैसा चल रहा है? इनका जो कहना है, इनको जो भी सैलरी मिल रही है मंथली सैलरी, वो बहुत कम है, उनका गुजारा उससे नहीं हो पाता, सीधी सी बात है। और अभी जो विलीनीकरण की बात करे, उनका कहना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे ट्रीट करो, तो ये कहना उनका सही है। ये कर्मचारियों का आंदोलन है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कृति समिति यानी यूनियन के नेता हैं उन पर अब इनका भरोसा नहीं रह गया है। जो यहाँ पर आके उन्हें समर्थन कर रहे हैं यानी बीजेपी के नेता, अब इन पर ही भरोसा है और इनकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।